बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज जो हमारे 3 बड़े अहम सवाल होंगे, सबसे पहला जो बड़ा सवाल है वो ये होगा कि लीगी कायद नवाज शरीफ की वापसी मुअम्मा बन गई। अगर नवाज शरीफ वापस आ भी गए तो क्या वो नाकिस कारदगी के हामिल नून लीग की मकबूलियत में इजाफा कर पाएंगे या नहीं। इसी तरह हमारा जो दूसरा बड़ा सवाल एक्सपर्ट्स के लिए जिस पर आज हम बात करेंगे वो ये है कि PTI से जन्म लेने वाली जमातों के मशकूक दावे, क्या IPP और PTI पार्लियामेंटेरियंस PTI का वोट बैंक पाएंगे या नहीं। तीसरा बड़ा सवाल, IMF मुआहदे के बाद महंगाई उरूज पर, अशिया ज़रूरिया आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई, महंगाई अपनी जगह, कीमतों में उतार चढ़ाव कैसे कंट्रोल होगा। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ की वापसी की खबरें हैं और अब देखते हैं कि वो वापस आकर किस तरह से अपनी पार्टी को जो आवाम के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन से पहले इंतखाबी महाज गर्म होने लगा है, सियासी दर्जा हरारत में इजाफा नजर आ रहा है। PML-MLN ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। नवाज शरीफ की सऊदी अरब में जो मौजूद है नून लीग ने लीगी कायद की वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी, मगर उनकी वतन अभी तक एक मुअम्मा बनी है। लंदन, दुबई, जद्दा मुशावरत भी हुई और इसके बावजूद नवाज शरीफ की वतन वापसी का अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हो सका, जिस पर कई सवालात भी उठाए जा रहे हैं। पहले ये इत्तलात आ रही थी कि सऊदी अरब मुलाकातों के बाद नवाज शरीफ वतन वापसी का फैसला करेंगे और हतमी तारीख का ऐलान होगा। अब खानदानी ज़राए के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ एक हफ्ता मजीद जद्दा में क़याम करेंगे, जहां वो अहम मुलाकातें करेंगे। इसके बाद लंदन जाएंगे, जहां मुशावरत के बाद उनकी वतन वापसी से मुतल्लिक फ़ैसला किया जाएगा। यहाँ हमारा सवाल यह है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का फ़ैसला ताख़ीर का शिकार क्यों है, और अगर वो आ भी जाते हैं तो इस वक्त जो नून कारकर्दगी है, ख़ासतौर पर वही बयानिया होता है मौजूदा हुकूमत का, उसकी मकबूलियत में वो इजाफा कर सकेंगे या नहीं। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है अयाज खान साहब, आमिर राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि लंदन, दुबई और जद्दा में भी लीगी कायद की वापसी का कोई फ़ैसला नहीं हो सका, पहले 14 अगस्त की खबरें थी, फिर उससे भी आगे मतलब कोई फाइनल डेट नहीं आ सकी। अब अगर पाकिस्तान अब फिर एक खबरें आ रही हैं कि वो तैयारी में है तो वो वापस आ भी जाते हैं, तो जिस तरह की महंगाई, बेरोज़गारी और ये जो नाकिस कारकर्दगी है इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नून लीग का है, तो आपको क्या लगता है उनकी वापसी, नून लीग की नाकिस कारकर्दगी आने वाले इंतखाबात में मकबूलियत में इजाफा कर पाएंगे नवाज शरीफ अगर साथ यहाँ मौजूद होते हैं तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ की कोई तारीख तो अनाउंस नहीं हुई थी ना अभी तक, और जब सब लोग ये खबर दे रहे थे कि जी वो दुबई से जद्दा नहीं जा रहे, लंदन जा रहे हैं, हमने तब ये खबर दी थी कि वो जद्दा ही जा रहे हैं। वहाँ पे मुलाकातें, राब्ते, सब कुछ मुसलसल जारी हैं, और वो लंदन जा रहे हैं तो लंदन चले जाएं, उसमें क्या मसला है। अनाउंसमेंट जब होनी है उससे पहले 2-3 चीज़ें पब्लिक में सामने आएंगी। एक ये कि उनकी राहदारी ज़मानत अप्लाई की जाएगी, उसकी तारीख उससे पहले दी जाएगी, और ज़मानत हर एक को मिली है। मैंने परसों तरसों भी ये बात बताई थी कि शर्जील मेमन से लेके आफ्ताब शेरपा और सारे लीडर्स, और आखिरी जो राहदारी ज़मानत थी वो इशाक डार को मिली थी, क्योंकि जहाँ से वो मफरूर हुए हैं उसी अदालत में जब वो कहेंगे कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ तो अदालतें इजाज़त देती हैं कि मुजरिम वापस आ जाएं। अच्छा, अब आप आ जाएं मकबूलियत के ऊपर। इनका मुकाबला होना था अगर साबिक वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन बम को लात ना मारते और 9 मई का वाक़या न सिर्फ कराते नहीं बल्कि उसके ऊपर इंसिस्ट करते रहे, और उसके मुसलसल तौजीहात दे के ऑन करते हैं कि अगर मुझे कमांडोज पकड़ेंगे तो क्या हम वहाँ कंटोनमेंट्स में नहीं जाएंगे, मेरे लोग नहीं जाएंगे। तो उसके बाद जो इनकी नून लीग के लिए जो सबसे बड़ा खतरा था वो PTI के लिए था। अब आप और हम हवा में ढूंढेंगे वोटर्स जो PTI के इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद हैं, लेकिन उनको अपने उम्मीदवारों को वोट देने हैं। क्या वो इस पोजीशन में रह गई है जहां इनकी कारकर्दगी के ऊपर अगर हम 13 महीने की बात करते हैं तो इलेक्शन का माहौल होगा, जब 9.5 साल KP में और 3.25 साल विफाक में जिसने हुकूमत की थी उसने क्या किया था, और जो दुनिया भर में मुआहदे तोड़ के गई थी PTI और उसके वजीर आज़म, जिसका खमियाजा IMF ने भी भुगता, PDM भुगतेगी इलेक्शन के दौरान। उनको इसका यकीनन नुकसान बहुत ज़्यादा होता अगर PTI अपनी असल सूरत में मौजूद होती, जो कि मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। अब आज जो तोशाखाना केस में हुआ है, कल ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाजा हारिस ये दरख्वास्त दे सकते हैं कि हम इसको नहीं मानते, हमारी पहले हम वो बरियत की दरख्वास्त दे सकते हैं 265K के तहत, तो 4-5 दिन और मिल जाएंगे। अब वो केस अपने हतमी मरहले में चला गया, स्टे भी नहीं हो रहा। तो उस सूरत में जब नवाज शरीफ यहाँ आते हैं, यहाँ लोगों को जो उनका वोटर है उसको नवाज शरीफ से ही उम्मीद है। मैं आपको एक बात बड़ी
आप जब हम इलेक्शन कवर कर रहे होंगे यहां पे देखेंगे नवाज शरीफ जिस दिन लैंड करते हैं उस दिन नून लीग की मकबूलियत का फैसला हो जाएगा। उन्होंने पीटीआई के वोटर को नहीं वोट लेना, उन्होंने वोट लेना है अपने उस नाराज वोटर से जो इस वक्त महंगाई के हाथों तंग है, इस हुकूमत की जिसके ऊपर आपने कारकर्दगी के ऊपर तबसरा किया उससे तंग है। क्या वो वापस उसके आने के ऊपर अट्रैक्ट करता है? और वो करता है तो फिर मुकाबले में तो कोई पार्टी नहीं है। आप ये बात ध्यान में रख ले, जब नवाज शरीफ मैदान में मौजूद होगा चाहे खान साहब ही मौजूद हो मुकाबला बड़ा सख्त होगा और अदरवाइज तो मुकाबला भी नहीं होगा। जी अयाज साहब, आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है मुकाबला सख्त होगा? लेकिन जाहिर है लोग इस वक्त बड़े तपे हैं। अगर जाकर आप देखें जिस कदर महंगाई है, आप डाल लें पिछली हुकूमत पर, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत होती है जिम्मेदार वही होती है, चाहे वो 6 माह की हो चाहे वो 1 साल की हो। नहीं, मैं इनकी दूसरी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मुकाबला होगा ही नहीं। उसकी वजह ये कि मुकाबला तो महंगाई से होना ना, वो अल्लाह के फजल से इतनी है कि कोई मुकाबला ही नहीं है। लोगों के सेंटिमेंट्स आप जरा जाके बाहर आम आदमी से बात करके देखें, आपको पता चलेगा कि वो कितना खुश है, स्पेशली नून लीग से। उसकी वजह ये कि 13 जमातों की आप दावा कर रहे हैं हुकूमत थी, लेकिन वो नज़र सामने नून लीग आ रही है कि जी नून लीग की हुकूमत थी। मेन वजारतें बड़े महारत से जरदारी साहब ने इनको दे दी और उसके बाद भुगतना भी दायरा इनको पड़ेगा। मुझे सच्ची बात है दुआ, पहले शायद होता कि नवाज शरीफ साहब के आने से फ़र्क पड़ता, मुझे इस आज की डेट तक मुझे फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आ रहा नवाज शरीफ साहब के आने से भी, क्योंकि मरियम साहबा ने यह कह के भी देख लिया जी हमारी हुकूमत ही नहीं है, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन लोग अब ये मानने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब, हमने पहले भी कहा था कि वो जब चाहेंगे वो आएंगे इस मुल्क में, और गालिबन कोशिश तो यही होगी कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद उनको लाया जाए, जो मुझे लगता है हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, मैं कह नहीं सकता। लेकिन नवाज शरीफ के आने से, इमरान खान की नाअहलियत से, इलेक्शन में हिस्सा ना लेने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे ख्याल में इस वक्त है, जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है इस रियासत को, वो दहशत गर्दी है जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। मेरा ख्याल है कि अपना फोकस चेंज करने की ज़रूरत है हमारे इदारों को। ये बहुत हो गया, आपने कर लिया, मेरा ख्याल है अब क्या रह गया? इमरान खान की नाअहली रह गई है ना, बाकी तो सब कुछ हो गया है ना उस पार्टी के साथ। और आप ये भी समझते हैं कि जाहिर है उनका कोई कैंडिडेट ही नहीं होगा तो उसको वोट भी नहीं मिलेगा, तो ठीक है, अब आपको ये सुकून हो जाना चाहिए कि चलें वो पार्टी ख़त्म होगी, अब खुदारा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनकी तरफ भी जरा तवज्जो दे लें। ये दहशत गर्दी के वाकयात इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि तशवीश होना शुरू हो गई है। अगर इसको इस स्टेज पे भी इसको ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता ये बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, फिर मसाइल में इतना इजाफा हो जाएगा कि वो संभालना बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाए। सही जी। फैसल साहब, आपको लगता है नवाज शरीफ की वापसी से नून लीग को फायदा होगा? देखिए, आइंदा जो इलेक्शन होने जा रहा है ना, वो मकबूलियत और अदम मकबूलियत की बुनियाद पर तो होगा नहीं, इलेक्शन मैनेजमेंट पर और इलेक्शन स्किल के ऊपर होगा। बहरहाल इस बात में तो अब कोई कलाम नहीं होना चाहिए, और इसमें आप मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की ज़हानत से ज़्यादा उनकी किस्मत का अमल दखल कह लें कि उनके लिए रास्ता जो है वो साफ़ हो गया है। और ये रास्ता साफ़ करने में नून लीग की कोई मेहनत नहीं है, सारी मेहनत जो है वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की है। उसने खुद अपने लिए जो है वो जो हालात पैदा किए, गड़ा खोदते चले गए और अपने लिए अपने हाथों से गहरा गड़ा खोदते चले गए और अपने आप को उस गहराई में ले जा चुके हैं कि जहाँ से अब उसके पास खुद वापस आने का ऑप्शन, इम्कान कुछ भी नहीं बचा। ये रास्ता जो है बहरहाल नून लीग के लिए, बाकी महंगाई का ताल्लुक इलेक्शन के रिजल्ट से कब होता है? कोई कारकर्दगी इस मुल्क में कभी इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पे हुए ना, कभी इस मुल्क का रिजल्ट जो है कभी कारकर्दगी की बुनियाद पर आता है। जो हालात और वाक़यात हैं, तो बहरहाल नून लीग के लिए आज की तारीख में, हमारी पाकिस्तान है, या शिफ्टें लगती हैं, हो सकता है कल की सूरत हाल तब्दील हो जाए। तो आज जो सूरत हाल है जिस पर हम आप बात कर रहे हैं, जिस लम्हे, इस लम्हे तो हर तरफ से नून लीग ही नून लीग है। जी नवीद साहब, आप भी यही समझते हैं ये जो सूरत हाल है इसमें हर तरफ नून लीग है, या परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अवाम नून लीग को रिजेक्ट भी कर सकते हैं? देखिए दुआ, मेरे ख्याल में इसका फैसला और इसका इजहार तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही कर लिया।
कि हमने रियासत को बचाने के लिए अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो कुर्बान किया तो उनको इस बात का इदराक है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही है, IMF की रिपोर्ट जो आई है जो आपके स्टैंड बाई अरेंजमेंट के बाद IMF की रिपोर्ट आई है 2 दिन पहले, वो छपी है अखबारों में। आज कुछ अखबारात ने उनके ऊपर इदारिये भी लिखे हैं और उसमें इस शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपोज करके रख दी है कि उन्होंने किस तरह से मुल्क को ये बात कहा जा रहा है इमरान खान साहब की और PTI की गवर्नमेंट का इसमें अमल दखल होगा। उन्होंने 3.5 साल, लेकिन 3.5 साल में जो है वो 70, 72, 76 बरस की जो है वो गंदगी सारी जो है वो इमरान खान साहब पे, वो PTI पे नहीं डाली जा सकती। तो जो उन्होंने 3.5 साल में किया था उसको आगे लेके गई है ये गवर्नमेंट। तो ये तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल पहले ही कुर्बान कर चुकी है, इसके पास कुछ भी अब बचा नहीं है। आप देख लें, एक वोट को इज्जत दो का इनका जो बयानिया था वो बहुत पॉपुलर था जब तक के PTI की गवर्नमेंट थी और ये वो बात कर रहे थे तो ये पॉपुलर थे, इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी पॉपुलैरिटी उस वक्त बढ़ रही थी। लेकिन जब इन्होंने अपना वो बयानिया छोड़ा और फिर जो है वो जो भी हुआ PTI गवर्नमेंट के साथ, उसमें जो PDM का हिस्सा बन के उसको गिराया, उसके बाद अब इनके पास जो इनकी परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस की बेसिस पे तो ये इलेक्शन लड़ना, नवाज शरीफ का आना में भी जैसे कुछ साथियों ने कहा कि कुछ जो PMLN का वोटर है वो उम्मीद लगाए बैठा है नवाज शरीफ से, तो मैं भी वो कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हूँ। लेकिन जो सूरत हाल है, जो ज़मीनी सूरत हाल है, वो इस तरफ जो है वो नहीं जा रही कि PMLN के लिए कि वो एक फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जीत के जो है वो इख्तिदार में आए। ठीक। और जैसे फैसल ने कहा कि इलेक्शन मैनेज होगा, अगर मैनेज होगा तो आप देख लें हमने पिछले 3.5 साल जो है वो PTI का एक ऐसा तजर्बा जो कि किया गया, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो बैकफायर हुआ और बुरी तरह से बैकफायर हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा ना हो कि कोई अगेन एक और पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग की जाए और एक और तजर्बा किया जाए जिसके नतीजे में जो है वो फर्दर जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो मुल्क में आए। इस वक्त नंबर 1 मसला, जैसे अयाज खान साहब ने कहा कि दहशतगर्दी का है, मैं कहूँगा कि इस वक्त नंबर 1 मसला आपका इकोनॉमी का है। अगर आप इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है तो आप ना दहशतगर्दी से लड़ सकते हैं और ना और कुछ कर सकते हैं। तो इकोनॉमी जो है वो पैरामाउंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। तो जो भी इलेक्शन होगा तो हो ये कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इलियास साहब, देखिए सूरत हाल तो उस वक्त ही इत्तेहादी जमातों, मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के लिए बुरी हो गई थी जब इन्होंने इक़्तिदार हासिल किया था। और उस वक्त जब इक़्तिदार हासिल किया उसके बाद जो भी थे, जो 4.5 साल जो PTI के बारे में कहा जा रहा है, वर्कर जो मुतनफ़र हुए थे, आवाम उनसे हुई थी कि महंगाई बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से सारा ये जो मलबा है इस पर नून लीग पर पड़ गया और नून लीग पर जो फ्रंट फेस पर जो खेल रही थी उसकी वजह से इनको बड़ा डैमेज हुआ। आप देख लें कि अभी तक जो नून लीग इक़्तिदार में रही है लेकिन उनका कारकुन उस तरह चार्ज नज़र नहीं आया जिस तरह के पहले हुआ करता था। सूरत हाल है, अभी कारकुनों को चार्ज करने के लिए इलेक्शन में इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि मरियम बीबी ने जलसे भी किए, हमजा शहबाज ने भी किए, लेकिन अभी इनको एक दफ़ा फिर आना पड़ेगा। तो ये है कि सारी सूरत हाल है कि इनकी बस एक जो उम्मीद है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और उनके आने के लिए अभी जो है वो राह हमवार नहीं हो रही। लेकिन जब वो आते हैं तो उसके बाद इनको उम्मीद है कि जी वर्कर एक दफ़ा फिर चार्ज होगा और इनको वोटर्स इनका दोबारा आएगा। लेकिन जो सारी जो सूरत हाल है इस वक्त, जो सारी जो प्रॉब्लम है वो महंगाई की वजह से है। महंगाई की वजह से सारे घर लोग परेशान हैं और जो ख़ास तौर पर बिजली के बिल, एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिसकी महंगाई की वजह से हर घर वाले परेशान हैं। लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम हो चुकी है। जब हर घर की इकॉनमी ख़राब होगी तो उसकी वजह से फिर लोग मुतनफ़र होंगे। लोग वोटर इस पर बात पर कहेंगे कि इनसे बज़न है कि वो महंगाई जो थी कि वो इनके दौर में भी इन्होंने तो इसलिए संभाला था इक़्तिदार कि आके लोगों के मसाइल हल करेंगे, लेकिन वो मसाइल हल होते हुए नज़र नहीं आए। अब महंगाई इस कदर बढ़ी है कि लोग देखें बिजली के बिल भी बढ़ गए। हालांकि जैसे भी IMF के पास गए और जिस तरह भी
या तो ये अपना बयानिया सही तरह नहीं दे सके इस वक्त अवाम में, और इस वक्त देख लें चीनी, आटा, घी, हर चीज महंगी हो गई है, जिसकी वजह से हर बंदा मुतासर हुआ। बात तो सारी रात की होती है, अगर आपकी तरजीहात में आवाम को, आम आदमी को रिलीफ देना हो तो डेफिनेट आप देते हैं, लेकिन इस वक्त अब जो इस हुकूमत की अगर कारकर्दगी पर नज़र डाली जाए तो सिवाय इसके कि उन्होंने जो अपने लिए काम किया उसके अलावा कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। वो बहुत कहें कि पिछली हुकूमत हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गई या कुछ भी करके गई, लेकिन अल्टीमेटली जवाबदेह वही हुकूमत होती है जो उस वक्त इक़्तिदार में होती है, आवाम उसी से जवाब लेगी, और कंसर्निंग भी वही गवर्नमेंट होती है। अब ये देखते हैं कि नवाज शरीफ वापस आते हैं, जिस तरह से ख़ानदानी ज़राए ये दावा कर रहे हैं, तो जो नाक़िस कारकर्दगी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, आवाम के दिलों में नून लीग दोबारा जगह बना सकेगी या नहीं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल हमारा IPP और PTI पार्लियामेंटेरियन से मुतल्लिक है, जिसके दावों पर शकूक व शुबहात हैं। हम ये सवाल रखेंगे, क्या जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक PTI का वोट बैंक तोड़ पाएंगे या नहीं। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ से जन्म लेने वाली जमातों के दावे मशकूक होने लगे हैं। PTI पार्लियामेंटेरियंस के क़याम के फौरी बाद ये दावा किया गया कि परवेज़ खटक को 57 साबिक अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है, जिसके बाद मुतअद्दिद अरकान की जानिब से बयानात आए कि उनकी परवेज़ खटक की पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं और वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। इसके बाद पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से मीडिया पर गर्दिश करती लिस्ट को भी जाली करार दे दिया गया, यानी परवेज़ खटक की पार्टी की तरफ से, और इसके बाद मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंटेरियंस के कैंप में एक खामोशी देखी गई। अब IPP ने अपना होमवर्क शुरू कर दिया, उनका मंशूर भी सामने आया, मगर अब तक ये जाहिर नहीं हो सका कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान की तादाद कितनी है और कौन कौन इसमें शामिल है। फवाद चौधरी समेत कई अरकान भी पहले इजलास के बाद कहीं नज़र नहीं आए। वो पहले इजलास में उन्होंने शमूलियत की, उसके बाद वो नज़र नहीं आ सके। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल अयाज साहब से आगाज़ करूँगी, चूँकि परवेज़ खटक के बारे में जब बात करते हैं तो वो एक तो ये कि इमरान खान साहब उन पर बहुत भरोसा भी करते थे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम भी बहुत किया। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो परवेज़ खटक के हिस्से में आते हैं, आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है, क्योंकि मुख्तलिफ राय सामने आ रही हैं कि परवेज़ खटक, कहा तो ये जाता है PTI का वोट बैंक सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ही नाम से है, लेकिन अब कहते हैं कि परवेज़ खटक जो है वो कुछ वोट उनका वोट बैंक हो सकता है जो PTI का वोटर्स है। तो आपको क्या लगता है कि परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन PTI का वोट तोड़ सकेंगे? देखिए, तो अब बात सिंपल है कि परवेज़ खटक सब बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं सियासत के KP में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जोड़ तोड़ भी उन्हें आता था और बहुत से लोग उनके साथ भी थे, लेकिन मसला वही होता है कि जब आप होमवर्क नहीं करते और कोई काम करते हैं तो उसका नतीजा यही निकलता है। एक बहुत जल्दी से स्क्रिप्ट लिख के जब आप कोई पार्टी लॉन्च करते हैं तो उसका नुकसान यही होना था। बेसिकली हर आए दिन वो जो कोशिश एक ही है ना, सारी जो गवर्नमेंट कर रही है, वो जो ज़ाहिर है एक मुद्दत से कह भी रहे हैं, वो कभी वज़ीर कानून आ जाते हैं, कभी वज़ीर दाखिला आ जाते हैं, कभी वो तातारड़ आ जाते हैं, मुख्तलिफ चेहरे हमें नज़र आ रहे होते हैं डेली। मकसद सिर्फ एक है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से गिरफ्तार करना है और नाअहल करना है। जो नज़र आ रहा है उसी की रोशनी में ही ये सब कुछ किया जा रहा है। मतलब वो बहुत मीम्स बनी कि जी वो चलें, यहाँ तो लीडर्स बहुत नज़र आ गए थे आपको IPP में। पहले दिन वो फवाद चौधरी साहब चेहरा छुपा के कहीं छुपने की कोशिश भी कर रहे थे उस पर। वो सारा कुछ अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद लोग कह रहे थे कि यार इनको वोटर भी तो कोई ला के दे दे, लीडर तो इनको मिल गए हैं। तो बुनियादी मसला वही है, आप जो मर्जी कहें परफॉर्मेंस रही PTI की वहाँ उस KP में, लेकिन वो कल्ट फॉलोइंग हो चुकी है PTI की। क्या करेंगे आप, उसका तोड़ कैसे करेंगे? बुनियादी तौर पे वोटर्स तलाश करने की जरूरत है कि वोटर्स लाके इनको दे दिए जाएं, उठा के लें जी ये आज के बाद ये इतने वोटर्स आपके हैं, जाएं आप जाके इलेक्शन लड़ें आराम से। वो जो नवीद हुसैन बात कर रहे थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप इलेक्शन फिर एक करा लेंगे और उसके बाद अगर नतीजा वही लोगों को समझ आएगी जी तो नतीजा वो है ही नहीं जिस तरह से हमने वोट डाले थे, तो फिर वो स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी। तो स्टेबिलिटी के लिए मेरा ख्याल, लेकिन चलें छोड़ें, फिर कभी बात करें। जी आमिर साहब, टू बी कंटिन्यूड। आमिर साहब, वो जो अयाज साहब कह रहे हैं ना कल्ट फॉलोइंग है और उसको आप कैसे रोकेंगे, तो मेरा जवाब यह है कि आपके पास उम्मीदवार होंगे तो फॉलोइंग जाके वोट डालेगी ना। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जब एक चलते हुए मुल्क को तजर्बा करके, जो अयाज साहब भी कह रहे हैं और नवीद साहब भी कह रहे थे, तो आपने एक तबाही का रास्ता चुना।
तो वापस लाना पड़ेगा ना। आप मुआहदे इंटरनेशनल करें और भाग जाएं। जिस IMF का गीत गा रहे हैं कि जी उसने ये कह दिया हर चीज़ छपी हुई है, छुपी हुई कोई चीज़ नहीं है। इस मुल्क में हमेशा इलेक्शन होता है और माहौल उसका इलेक्शन के वक्त बनता है। अगर आज ये बन रहा है कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी मुतवक्को है, तो गिरफ्तारी शायद ये गवर्नमेंट ना करे, वो निगरान गवर्नमेंट के दौर में हो, लेकिन ना अहली अगर पहले हो गई और सजा हो गई तो गिरफ्तारी भी हो जाएगी। क्योंकि FIA का केस एक ऐसा केस है जिसमें उनको बड़ी आराम के साथ छुपा के हाई कोर्ट के स्टे में रखा गया था, पर्दे में बुरका पहना के, बाल्टी चढ़ा के कि जी आपका स्टे है और आप खामोशी से अपना टाइम पूरा कीजिए। तो वो स्टे भी खत्म हो गया, अब उसके ऊपर भी आ रहा है। भाई एक कोर्ट ने स्टे दिया था, दूसरी कोर्ट ने स्टे खत्म कर दिया, तो वो 25 को केस चल पड़ा है। 24 को ये 2 लोग जाएंगे जो उस मुबैना ऑडियो में भी मौजूद है और जिसके ऊपर गवाह भी है। अब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवाह बना है, मैं और आप तो नहीं बने ना। ये बात तो उनको सोचनी चाहिए जो कहते थे जी हम बड़े पता नहीं कहाँ से शहसवार ढूंढ के लाए हैं, पता नहीं कौन कौन से शहसवार सामने आएंगे। अब आप ढूंढते रहें कि इस्तेकाम पार्टी क्या करेगी। आज फवाद चौधरी जो आप कह रही हैं कि छुप गए, वो आज क्या करने गए इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कहा जी मैंने वो जो धमकी दी, मैंने जो सख्त बयान दिए वो तो पार्टी पॉलिसी थी, मेरी तो नहीं थी। उन्होंने साफ सीधा, वो आज भी अपनी पार्टी के साथ नहीं खड़े जिससे वो निकल चुके हुए हैं, ये बात जहन में रख लें। हाँ, वो चुके 5-6 पार्टियों में गए हैं तो दोबारा खान साहब भी ले लेंगे, दूसरे भी ले लेंगे। इस मुल्क में तो चलन ही है। यहाँ पे कौन सा मेरिट पे हो रहा है कि जब आपने एक मुल्क मेरिट पे चलता हुआ तबाह किया, आपको तजर्बा करना पड़ा, तो अब आपको वापस भी लाना है। इसके लिए सियासी इस्तेकाम चाहिए, लेकिन वो तभी होगा जब जिनको बनाया गया उनको डिसमेंटल करना पड़ेगा आपको, और वो अमल जारी है। अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। जी फैसल साहब, असल में देखें बात यह है कि जो तजुर्बा किया गया वो नाकाम हुआ, अब फिर आप दोबारा तजुर्बा कर रहे हैं तो वो भी कामयाब नहीं होगा। लेकिन ये जो एयाज साहब कह रहे हैं और नवेद साहब कह रहे हैं उसके असरात नताइज क्या निकलेंगे, तो ये तो किसी का इशू नहीं है। इस पर हमें और आपको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो पाकिस्तान में कभी नताइज का और असरात तो किसी का इशू नहीं रहा। क्या फ़र्क पड़ा? किसी ने पूछा जो इमरान खान का जो तजुर्बे के खालिक थे कि आपने तजुर्बा क्यों किया था जिसकी कीमत इस मुल्क को भुगतनी पड़ी, 22 करोड़ लोगों को भुगतनी पड़ी। किसी ने उनसे तो नहीं पूछा ना, जो खालिकों से तो किसी ने सवाल नहीं किया। मुस्तकबिल में भी कोई किसी से नहीं करेगा, इसी तरह चलता रहेगा। बाकी ये कहना कि वोटर कहाँ से लाएंगे, एयाज साहब जो सवाल उठा रहे हैं, जहाँ से नवाज शरीफ साहब का वोटर आएगा वहाँ से इनका भी आ जाएगा, इसमें कौन सा मसला है। जिस तरह ये पार्टी बनी है, पता वॉइस ऑफ अमेरिका की या BBC की रिपोर्ट थी कि 3 फोटोग्राफरों को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया, वो शादी हाल में जो पार्टी बन रही थी पार्लियामेंट्रियन, कि वो तस्वीर बना रहे थे और उसके बाद उनको तो छोड़ दिया गया लेकिन उनके मोबाइल रख लिए गए। तो ये तो पहली ऐसी पार्टी बनी है सियासी अवामी जिसने खुद अपनी तशहीर पे पाबंदी लगा रखी थी। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है हमें। आपको जो इनके बड़े हैं वो ज्यादा बेहतर समझते हैं, वो ज्यादा इनकी केयरिंग कर सकते हैं। हम और आपको इनकी केयरिंग के लिए परेशाान होने की जरूरत नहीं है। पॉपकॉर्न खाएं, पॉपकॉर्न खाएं। बिल्कुल मैं यही कह रही थी कि पॉपकॉर्न खाएं। जी नवीज, आपको लगता है परवेज खट्टक वोट तोड़ सकते हैं PTI के? PTI यानी जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ, दुआ इस मुल्क में हो चुका है, ये पहली दफा नहीं है। हमने देखा कि मुस्लिम लीग के कितने धड़े बने हैं। आप कन्वेंशन और कौंसिल मुस्लिम लीग और जुनेजो लीग और ज़िया लीग और फिर आप आके कायदे आज़म लीग तक, तो आपने देखा कि भाई ये इन पार्टियों को, और फिर आपने ये भी देखा कि पीपल्स पार्टी में जो है वो पेट्रियट बनी। तो ये जो अभी पार्लियामेंटेरियन बन रही है और ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान बन रही है, तो मेरे ख्याल में ये पार्लियामेंटेरियन का हाल भी वही होगा जो PPP पेट्रियट का हुआ था, और इस्तेकाम पाकिस्तान का भी वही हाल होगा जो कि पाक सरजमीन पार्टी का कराची में हुआ था। क्योंकि यहाँ पे सिनोनिमस है, आप PTI को PTI के चेयरमैन से अलग करके PTI का तस्वुर ही नहीं है। PTI का वोटर, और फिर ये भी मेरे ख्याल में ये बात भी जो है वो सामने रखनी चाहिए और ज़ेर गौर होनी चाहिए कि अब ये 90s नहीं है, ये 80s नहीं है, ये अब आपके पास जो कौम है और इस वक्त जो यूथ है आपकी, आप अपना वोटर्स देख लें, अपनी वोटर्स लिस्ट उठा के देख लें कि उसमें एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आपके पास यंग लोगों की है, नौजवानों की है। और ये इनके साथ जो 80 की दहाई और 90 की दहाई में जो चीज़ें होती रही हैं वो चीज़ें अब नहीं होंगी। अगर पॉलिटिकल
इंजीनियरिंग होगी, अगर इलेक्शन मैनिपुलेट होगा तो ये आप समझ लें कि इससे जो है ये मुल्क में फर्दर इंस्टेबिलिटी आएगी। तो ये जो भी इस तरह की पार्टियां, और हर एक को मेरे ख्याल में ये एक ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि इस तरह की पार्टियां जो बनती हैं उनके पीछे कौन होता है और उनके अगराज व मकासद क्या होते हैं। तो इस तरह की पार्टियां अपनी मौत मेरे ख्याल में खुद ही मर जाएंगी, सामने आ जाएगा। वोट जो है वो पीटीआई का है। एक चीज और मैं यहाँ पे कहता चलूं कि अगर वोट बेनजीर का या वोट भुट्टो का कहा जाता है तो उसके ऊपर एतराज नहीं होता। वोट जब नवाज शरीफ का कहा जाता है तो एतराज नहीं होता, लेकिन जब वोट इमरान खान का कहा जाता है तो कहा जाता है कि जी ये कल्ट फॉलोइंग है। तो मेरे ख्याल में ये इन चीजों को थोड़ा सा जो है तस्हीह की जरूरत है कि पॉलिटिकल उसका फॉलोअर है, वो भी वो पॉलिटिकल फॉलोअर है, वो उसकी आइडियोलॉजी को अपनाया है उसने, और इस वजह से वो, तो इसको कल्ट फॉलोइंग मेरे ख्याल में नहीं कहना चाहिए। कमेंट करना नहीं, बिल्कुल नवीद साहब की अपनी राय है, बिल्कुल ठीक है, मैं एहतराम करता हूं उनकी राय। जी इलियास साहब, देखिए जी, अभी पार्टियां बनी हैं तो उनके तो परवेज खटक साहब की तो पार्लियामेंट पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के अभी जो अरकान थे जो लेके आए थे वो भी मेंबरान का नहीं पता चल रहा, तरदीदें आने लगे। तो वोटर्स वगैरह जो है उनके जो कारकुन हैं उनको तलाश करना अभी, तो ये तो भी सूरत हाल है। लेकिन जो आप देखें 61 अरब रुपया जो तकसीम होगा डेवलपमेंट स्कीमों के लिए आखिरी मरहले में, ये भी बड़ी तब्दीली लेके आएगा। इसमें देखिएगा जब डेवलपमेंट्स के काम होंगे तो फिर लोगों की हमदर्दियाँ भी होती हैं उस वक्त। तो ये ऐसे टेक्निक्स होती हैं, हर हलके में हर जो मेंबर होता है जो इलेक्शन लड़ता है उसके अपने वोट बैंक होता है, तो जाहिर है वो वोट बैंक उसका काम करेगा। लेकिन उसको दो हाथ छोटी सी बात करनी है तो वो उसमें बड़ी एक मेहनत करनी पड़ेगी इनको, कारकुनों को, ये जो लीडर्स हैं इनको करनी पड़ेगी। इनको कारकुनान को भी वैसे करनी पड़ेगी। कारकुनान को जो है, कारकुनान तो अगर लेके आगे अगर ये ना हो कि वोट बैंक है उसको अगर तोड़ने में पीटीआई के अगर वोटर नहीं आता, अगर नाहल हो जाते हैं उनके रहनुमा, तो अगर तो नहीं आता तो फिर उसको किस तरह निकालेंगे ये। तो इसे बड़ी एक है जो वक्त आने के साथ साथ ये तब्दीलियां होती रहेंगी, ये समझने में लगेगी कि इनको किस तरह टेक्निक्स निकालनी पड़ेगी। जहांगीर तरीन साहब के बारे में था कि उनका त्यारा बड़ा काम करता है, और ये बड़े इस तरह ही परवेज खटक साहब भी बड़े बंदे तोड़ते थे। तो जाहिर है ये चीज़ें, ये लोग वो टेक्निक्स आहिस्ता आहिस्ता अपने हर बंदा अपने निकालेगा, टेक्निक्स वगैरह लेके आएगा। इलेक्शन जैसे करीब आएगा तो उसके बाद देखेगा। मुझे लगता है कि इलियास साहब का ख्याल है जब वो त्यारों में वोटर भर के लाएंगे। वोटर सर वैसे आ जाएगा, ट्रकों में आ जाएगा। तो वो उस टाइम जो वोट बैंक होता है तो ये उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जिस तरह उनके अपने हलकों में है। हर बंदे का हलके में होता है। ये जब इलेक्शन का, ये सिर्फ लाहौर का इलेक्शन नहीं बल्कि ये होगा जैसे मुस्लिम लीग नून का गढ़ का जाता था लाहौर, लेकिन पीटीआई आई उसने चेंज कर दिया, सारा एक चेंज हो गया। अब देखें वो कहाँ सीटें लेके 9 की 9 सीटें एमएनएस की लेके जाते थे, दूसरी लेके, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा। तो जाहिर अगर टाइम मिलता है तो उसको देखते हैं। इलेक्शन के करीब आते बहुत सी तब्दीलियां होती हैं। ठीक है जी, आमिर साहब पर पता चला कमेंट करना चाह रहे थे आप? मैं वो तब्दीली की बात भी कर रहा था कि इलियास साहब ने जो पहले हिस्से में कहा था उसके मुकाबले में दूसरा हिस्सा पेश कर दिया कि वोटर तब्दील भी हो सकता है। बस इतनी बात बतानी थी। सही है जी, मुबारक हो, दुआ आपको। वोटर तब्दील हो सकता है, और जाहिर है वो जिस तरह जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, तो जब वोट लेने वाला बदल सकता है तो वोट देने वाला भी फिर बदल सकता है, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल, IMF के बाद महंगाई का तूफान तेज़, महंगाई अपनी जगह मगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में ये जो उतार चढ़ाव की सूरत हाल नज़र आती है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये हमारा बुनियादी सवाल। राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, IMF मुआहदे के बाद महंगाई अरूज पर है। बिजली की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा कर दिया गया है। बिजली अब ₹1.90 महंगी कर दी गया। और इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि अब बिजली के बिलों में जो टीवी है उसकी भी फीस के साथ साथ रेडियो फीस भी शामिल करने का फैसला किया गया है। गैस भी महंगी होने की तैयारियां हैं, सस्ता हुआ मगर उसके असरात अवाम तक नहीं पहुंच पा रहे। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के नाम पर महंगी होने वाली चीज़ें होने की बजाय मजीद महंगी हो रही है, और इंतज़ामिया कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इसी से मुतालिक हमारा सवाल नवीद साहब मैं आपसे करूँगी। महंगाई ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है, वो तो अपनी जगह, लेकिन ये जो खाने पीने की अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं, इसमें जो उतार चढ़ाव है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है?
दुआ देखें, ये इसको मेरे ख्याल में एज ए होल अगर हम इन्फ्लेशन को देखें और इकोनॉमी को देखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि इस वक्त आप जो अभी पेट्रोल की और डीजल की कीमतें भी कम की गई हैं, तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था इस गवर्नमेंट का कि जाते जाते हम कुछ ऐसा कर जाएं कि जो हम जो है अपने वोटर्स को दिखा सकें। अदरवाइज जो IMF के साथ हमारा स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ है उसके तहत तो आपकी गैस भी महंगी होगी, आपकी बिजली भी महंगी होगी और आपकी पेट्रोलियम लेवी जो है वो भी बढ़ेगी। तो महंगाई तो आएगी, महंगाई फर्दर भी आएगी। और ये जो अभी जो IMF का अरेंजमेंट है ये 9 माह का, तो इसमें भी ये एक आपको फॉर द टाइम बीइंग तो एक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिली कि आप सॉवरेन डिफॉल्ट से जो है वो बच गए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप ये देख लें जो स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट अनाउंस किया और उस रिपोर्ट में जो IMF ने कहा, तो वो ये कहा कि आगे आपको एक और जो है वो IMF के प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये 9 माह के बाद आपने एक और प्रोग्राम लेना है और वो प्रोग्राम अब वो भी अगेन आप ये सारी कंडीशन जो इसमें आपने जो है वो एक्सेप्ट की हैं, ये सारी कंडीशन आप जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो फर्दर महंगाई आएगी। और वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके साथ कंडीशनल है कि आपको ये $3 अरब जो है ये पूरी की पूरी डिसबर्समेंट हो जाए। उसके बाद जो है नई गवर्नमेंट आएगी और नई गवर्नमेंट ने एक और जो है वो जो एग्रीमेंट करना है, एक और प्रोग्राम लेना है। लेकिन इसके साथ साथ IMF ने आपको ये भी याद दहानी करवाई है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आपने अभी जो 23 प्रोग्राम ले चुके हैं, आप 23 प्रोग्राम में मेरे ख्याल में 1 या 2 प्रोग्राम जो है आप कंप्लीट कर पाएंगे, बिकॉज आप रिफॉर्म्स नहीं करना चाह रहे, आप शॉर्टकट ढूंढते हैं, आप पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं, आप पॉपुलर डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी का सत्यानाश है। तो मेरे ख्याल में ये रिफॉर्म्स आनी पड़ेंगी। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। अब उनकी तरफ देखते नहीं है। जी फैसल साहब। सर ये तो सही है कि 9 महीने बाद एक और आपको प्रोग्राम लेना है। क्या उसके 9 महीने बाद एक और प्रोग्राम नहीं लेना होगा? क्या उसके 9 महीने बाद एक और? अब तुम्हारे नसीब में प्रोग्राम भी लिखे हुए हैं, इसको समझ लें। इस प्रोग्रामों से निकलने का हल है किसी के पास? बात ये नहीं है कि नून लीग जीत जाएगी, पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। इसमें किसी एक जमात के पास राइटिंग में लिखा हुआ ये प्रोग्राम है ये मंशूर कि हम इस कौम को, इस मुल्क को इस कर्जे से निजात दिला सकते हैं? जवाब है नहीं। तो बट अभी तो आप देखते जाए ये महंगाई जो अभी हमें महंगाई जो इस वक्त जो महंगाई लग रही है ना, जी जो इस कौम के साथ 9 महीने बाद या 18 महीने बाद होने वाला वो पता नहीं क्या होगा। उसके नीचे आप उसको आप अल्फाजों में भी बयान नहीं कर सकते। सब्र करें, बर्दाश्त करें। सही है जी। फिर तो आप पॉपकॉर्न भी नहीं खा सकती। अच्छा फिर बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। नहीं, वो फिर वो कहते हैं कि पास कर या बर्दाश्त कर। एग्जैक्टली तो बात सिंपल सी है कि महंगाई है, जिसमें रेडियो की फीस जो लगी उसमें PTI के सेनेटर्स ने अंगूठा लगाया। सेनेट कमेटी से जब ये अप्रूव हो के आया और इरफान सिद्दीकी उसके सरखेल थे और उसके पीछे सारे लोग थे कि रेडियो को बचाना है, दायरा रियासत के इदारों को बचाना है, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। रियासत में अवाम कहाँ होते हैं? रियासत में हुक्मरान होते हैं, उनकी अपनी बचत, उनके लोगों की बचत, ये उस काम के लिए होता है। और IMF के प्रोग्राम पे हम जितने मर्जी भाषण दे लें, वो जो अभी नवीद साहब कह रहे थे कि जी वो रिफॉर्म्स लानी होंगी, रिफॉर्म्स क्या होती हैं? टैक्स लगाने आप पे और मेरे पे, मेरी और आपकी जेब से पैसे निकालने। हमें इस्लाहात के नाम पे जो भाषण दिया जाता है वो यही होता है। बस सिर्फ ये हो गया फ़र्क कि अब वो खुल के आके रैशनल नहीं कहते, वो कहते हैं कीमत बढ़ाएंगे, कीमत बढ़ानी पड़ेगी। IMF क्या कहता है? आप बिजली सस्ती लेके महंगी लेके सस्ती बेच दें, पेट्रोल सस्ता लेके महंगा बेच दें। नहीं, वो कहते हैं जितने पे ले रहे हो उतने पे लो, तो हमें और आपको आबादी होना पड़ेगा। हम यहाँ पे जाहिर है कि सारे मुल्क में तो LP वो सुई गैस नहीं है ना, पाइपलाइन गैस, वो तो सारे महंगी पहले खरीद रहे हैं। ये जिनके पास अयाशी मौजूद है गैस पाइपलाइन वाली, ये उनके ऊपर टैक्स आएगा। बाकी अवाम तो पहले LPG में भर रही है, एक ही प्राइस है। और ये हम बताते रहे कि महंगाई होगी, फलाना हो जाएगा, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इलेक्शन में मैं आपको दिखाऊंगा जलसों में किस तरह लोग आते हैं। जी अयाज साहब। अब ये असल में ना पढ़े लिखे लोगों की बात सुन के ना लोग मजीद परेशान हो जाते हैं। ये नवीद साहब ने बहुत परेशान कर दिया लोगों को। और छोड़े जी, कोई IMF क्या होता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक हो जाएगा।
मेरा इंटरेस्ट उसमें है, वो जो रेडियो फीस इन्होंने लगा दी है। जी जी। मेरी एक दरखास्त है हुकूमत से जी कि ये वजीर इत्तलात की फीस भी इसमें लगा दें। कुछ वज़राए इत्तलात को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए, तो बेहतर है एक ही दफ़ा उनको ये फीस चली जाया करेगी। माशाल्लाह इतने कंज्यूमर्स हैं इस मुल्क में, तो और उन्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, कोई काम धंधा नहीं करना पड़ेगा, तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा इस कौम पर। और बल्कि कोशिश करें कि सारे वज़रा की इसी में से फीस निकाल लिया करें, क्योंकि देखें ना, लोग जो वजीर नहीं बन सकते वो बेचारे क्यों टकरे मार रहे होते हैं, क्योंकि नज़र आ रहा होता है वजीर तो कुछ 4 पैसे बना लेंगे, हमारे हाथ ही कुछ नहीं आएगा, फिर उन्हें ये फंड्स देने पड़ते हैं। जो इलियास साहब को नज़र आ रहा है कि उससे वोटर बहुत चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये वोटर जो है ना, ये बड़ा ढीठ हो चुका है। अब ये चेंज मुझे तो होता नजर नहीं आ रहा। जी इलियास साहब, देखिए जी, ये इन्होंने घुमा फिरा के, वोटर नहीं नजर आ रहे, तुसी चेंज की गल करते हो। घुमा फिरा के आवाम पर ही टैक्स लगा दिया, और दोबारा जिन लोगों से टैक्स लिया था, तनख्वाहदार तबका आ गया, जो आम कंज्यूमर है उन पर ही टैक्स लगा दिया। जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो दोबारा हम पर ही लगा, हमारी जेबों से इजाफी पैसे निकाल के IMF के टारगेट पूरे करने, बजाय कि टैक्स के ब्रॉड करते या करप्शन रोकते, जो टैक्स चोरी हो जाता है उसको रोकने के लिए इकदाम करें। ऐसे कोई इकदाम नहीं किए, बल्कि जो लोग टैक्स देते हैं उन पर मजीद टैक्स का बोझ लाद दिया है। और इसमें किसी को मैन्युफैक्चर वगैरह किसी को नहीं पड़ना, एंड कंज्यूमर को ही सारा पड़ेगा और वो देगा। वो तनख्वाह में भी टैक्स देता है, फिर जब चीज़ खरीदता है फिर दोबारा टैक्स देता है। डबल टैक्सेशन में फंसे हुए हैं लोग, इधर लोगों के साथ और ज्यादती की गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसी के नाम पर जाहिर है वो कहते हैं कि टैक्स नेट में जो नहीं होगा वो फिर पाकिस्तान का शहरी नहीं है। और ये नहीं पता एक ही शहरी से आप बार बार हर सूरत में टैक्स ले रहे होते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह।